नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर अवेयरनेस विद सक्षम। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बायो फोर्टिफिकेशन, गेम चेंजर फॉर न्यूट्रिशनल अपलिफ्टमेंट। और आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन से, एलआर यूनिवर्सिटी लखनऊ से हैं मैम। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज हम बायो फोर्टिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है और ये खाद्य उत्पादन में कैसे अलग है। मैम, एक्चुअली बायो फोर्टिफिकेशन एक तरीके की प्रोसेसिंग टेक्निक है जिसकी हेल्प से जो भी हमारी क्रॉप है उसका प्रोडक्टिविटी लेवल पे न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट किया जाता है जी। और अगर हम बात करें तो अभी से इसकी शुरुआत नहीं हुई। 1960 में डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया था जी। तब एक तरीके से कहते हैं कि इसकी एक आधारशिला रखी जा चुकी थी जी। और फर्स्टली जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया जिससे कि उसमें विटामिन ए का जो लेवल था उसको इंक्रीज किया गया, बीटा कैरोटीन बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए स्तर तक उसको इंक्रीज किया गया। इसके अलावा नेचुरल जो नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है उससे अगर हम कंपैरिजन करें बायो फोर्टिफिकेशन से प्रोड्यूस किए गए क्रॉप का, तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप में न्यूट्रिशन एडिशन किया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एडिट किए जाते हैं। उसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी है और जेनेटिकली मैनिपुलेट किया जाता है, तो हम किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को बढ़ा करके देन आफ्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आप बता रहे थे न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो क्या जैसे भारत में कुपोषण की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो क्या इस समस्या का समाधान इसके द्वारा किया जा सकता है, हो सकता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि हम आज की डेट में हम वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन जी जी है ना, तो हमारे पास बहुत सारी आबादी ऐसी है जो स्टेपल फूड पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि दाल चावल या जो नॉर्मल रेगुलराइज सब्जियां हो। बिल्कुल ठीक है, तो अब अगर दाल चावल के ही न्यूट्रिशन को अगर हम इनहांस कर दे रहे हैं, या जो रेगुलर लोग हैं जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनको ही हम जो बेसिक स्टेपल फूड है, जो टारगेट हमारा स्टेपल फूड है, उसको अगर हम न्यूट्रिशनली रिच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सक्षम हो सकते हैं मैल न्यूट्रिशन को कम्बैट करने। जी जी। तो मैम, इसमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ आ सकते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के लिए? मैम, अभी तक का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो राइस को फोर्टिफाई किया गया है आयरन से और जिंक से, व्हीट को फोर्टिफाई किया गया है जिंक से, अगर सब्जियों की हम बात करें तो बीन्स को फोर्टिफाई किया गया है आयरन से, और स्वीट पोटैटो को बायो फोर्टिफाइड किया गया आपका आयरन, जिंक और विटामिन ए कैरोटीनॉइड से। मेज हुआ और पर्ल मिलेट हुआ, तो दे कैन बी फोर्टिफाइड विद आयरन स्पेसिफिकली, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसे कहते हैं ना, अभी जो रिसेंट रिकॉर्ड आया कि जो अभी हमारा कंट्री फर्स्ट उस पर चल रहा है कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा एडोलेसेंट और यंग लोग हैं। जी जी। ठीक है, तो वहाँ पे ही हम देखते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन या फिर अनीमिया डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो हम ये आयरन और जिंक को फोर्टिफाई करके इन सारी ही क्रॉप्स को कहीं ना कहीं हम मैल न्यूट्रिशन को भी और अनीमिया को भी बीट आउट कर सकते हैं। जी मैम, जैसे ये सब चीज़ें जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जनरली इस बात के लिए बहुत लोग अभी अवेयर नहीं हैं, इंक्लूडिंग मैं अगर फार्मर्स की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए किसानों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इस तरीके की खेती को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उनके द्वारा फिर अन्य भारतीयों तक वो सब चीज़ें पहुँच सकें? देखिए मैम, अगर हम जो कल्चरल प्रोडक्टिविटी होती थी पहले, जो हमारी पारंपरिक खेती होती थी, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो प्रोडक्शन के भी एरिया में अप्लाई करी जा रही हैं, और इवन इसके लिए हमारी नेशनल बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज भी हैं जो वर्क कर रही हैं इस एरिया में। तो इट इज कि पहले लोग बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज, जैसे खाद ही हुआ, मान लीजिए खाद का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जो जो ये आपके जितने भी पालतू मवेशी होते थे उनका ही वो लोग जो है मटीरियल यूज करते थे खेतों में, लेकिन देन दे पीपल यूज टू यूज फर्टिलाइजर्स एंड ऑल। तो उससे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो अब जैसे जैसे फार्मर्स की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारा जैसे केवीके है कृषि विज्ञान, वहाँ पर एरिया वाइज ये चीज अलॉट की जाती है या एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को
प्रमोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस चीज को थोड़ा सा एडवर्टाइज किया जा रहा है सो दैट फार्मर कैन यूज दीस काइंड ऑफ क्वांटिफाइड लाइक मेथड्स और वो अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले अपना ज्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकें। जी, तो मैम जैसे आप बता रही हैं हेल्दी तो है, बट ये क्या पूरी तरह से सेफ है अगर हम इसका सेवन करते हैं तो? नहीं मैम, देखिए सेफ तो है। इस चीज को मैं गारंटी से इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे अंडर में ही एक बच्ची है, वो पीएचडी कर रही है, शी इज वर्किंग ऑन दिस बायोफोर्टिफिकेशन टॉपिक, और हमने इसका एक बायोफोर्टिफाइड जो हमारी क्रॉप थी उसको हमने वेजिटेबल थी स्पेसिफिकली, और उसको हमने लैब में भी टेस्ट किया, सारे फाइटोकेमिकल टेस्ट किए नॉर्मल सैंपल का, और हमारे बायोफोर्टिफाइड सैंपल में हमने देखा कि किस तरीके से आयरन और जिंक इंक्रीज हो रहे हैं, और इवन हमने टॉक्सिसिटी भी चेक किया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई चीज अवेलेबल होगी तो बिना टॉक्सिसिटी चेक किए होगी, तो इट इज टोटली सेफ, और एक तरीके से ये हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के लिए इफेक्टिव है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और अगर किसी को भी ये पता चलेगा कि मार्केट में नॉर्मल ग्रीन अवेलेबल है और बायोफोर्टिफाइड है या फिर ऑर्गेनिक है, तो पीपल विल डेफिनेटली गो फॉर द बायोफोर्टिफाइड एंड द ऑर्गेनिक। जी, तो मैम इसके बायोफोर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं? मैम गवर्नमेंट की अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो एक मिड डे मील स्कीम हमारी चलती है स्कूल्स में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में, वहाँ पर बायोफोर्टिफाइड ग्रेन्स यूज किए जाने शुरू हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इस पे काम कर रहा है, सो ताकि लोगों को ये चीज डिलीवर भी हो सके और इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज भी बढ़ सके। जी जी मैम, इसका जो ये है जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, किसान इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उनकी इससे आय पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा? मैम बिल्कुल पड़ेगा। मैं इसका आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं कि आज की डेट में जब लोग देख रहे हैं कि कितनी डिजीजेस हो रही हैं या फिर किस तरीके से हेल्थ इम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो पीपल आर लाइक लुकिंग आउट फॉर ऑर्गेनिक थिंग्स जहाँ पर फर्टिलाइजर वगैरह कम यूज हुआ हो। हम आप ही हैं, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हम कहीं देखेंगे कि लाइक गाँव का कोई माहौल है या फिर कोई देसी जगह है जहाँ पर हमें ताजे फल और ताजी सब्जियां मिल रही हैं, तो हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और हम वहाँ से वो चीज लेंगे। जी डेफिनेटली। तो यही चीज सेम गोज विद बायोफोर्टिफिकेशन आल्सो। मैंने आपको अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले ही जवाब दिया कि अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें एक नॉर्मल चीज मिलेगी और एक दूसरी चीज ऐसी मिल रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें आयरन और जिंक या फिर और जो हमारे विटामिन ए हो गया, इस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकली रिच किए गए हैं, एनहांस किए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल उस तरफ ही ज्यादा ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज लाइक इनकम फॉर द फार्मर्स। जी मैम, जैसा आप बता रहे हैं कि बढ़ेगा, लेकिन हम मैम इसमें मिलावट नहीं है या ये प्योर है, इसको कैसे पहचाना जाएगा मैम? मैम जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं इस चीज के लिए काम करती हैं। अगर हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, है ना, तो जितने भी ग्रेन्स हमारे जो जैसे बल्क में सेल आउट होते हैं या स्टोर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो इट इज लाइक कि ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे कोई एजेंसी काम कर रही है और वो कोई चीज ऐसी स्टोर करके रखेगी जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल चीज अवेलेबल हो। ठीक है, तो कोई भी चीज एज इन की लैब टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में अवेलेबल कराई जाती है। अगर हम जैसे नॉर्मल की बात करें तो हम कोई भी चीज जब देखते हैं, हम किसी भी चीज का पैकेट उठाते हैं तो हम सर्टिफिकेशन देखते हैं ISO या FSSAI प्रमोटेड है कि नहीं है। तो ये सारी एजेंसीज हैं जो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल होने से पहले चेक करती हैं कि इट इज सेफ टू कंज्यूम और। जी मैम, जैसे आपने बताया कि हम पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और कोई भी चीज़ लागू करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती भी है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट चेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है, अवेयर करने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे विकासशील देश है भारत, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को या आम नागरिक यदि इस चीज़ को फॉलो करता है तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस भविष्य में आ सकते हैं? क्योंकि मैम ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि सारा ओवरऑल हमारा ये क्या है, कुपोषण स्तर को मेंटेन करने वाली चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि भविष्य में बच्चे जो है भारत का भविष्य है, तो अगर बच्चों को ही ये प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आगे जाके उन्हें अनेक बीमारियां हो सकती हैं। तो मैम चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं और उनको किस तरीके से फेस किया जा सकता है? मैम चैलेंजेस देखिए, जो बेसिक चैलेंज है दैट इज टू मेक पीपल अवेयर, पहली चीज। दूसरी चीज, उनको ये चीज एक्सेप्ट कराना
है ना, क्योंकि जैसे कोई भी चीज अगर आप कल्चरली फॉलो करते जा रहे हो, ट्रेडिशनली फॉलो करते जा रहे हो और उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जाएगी तो एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उनको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हमारा अगर हम लाइक प्रोग्राम्स की बात करें तो मैंने आपको बताया नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है, ICAR बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम KVK हो गया हमारा, और इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी इसके रिगार्डिंग काम कर रही है। नॉट इवन ऑन द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए जा रहे हैं, जैसे हार्वेस्ट प्लस के साथ कोलैबोरेशन किया गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया गया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया। तो लोगों को बेसिकली अवेयर कराने के लिए और इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि वो एक्सेप्ट करें कि अपना ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ थोड़ा सा इसको ट्राई करें, और जब उनको बेनिफिट दिखेगा तो वो खुद आगे बढ़ेंगे इसमें। जी जी। मैम कुछ और यदि आप अपनी तरफ से कोई टिप्स शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज बताइए। हाँ जी, तो मैम एक चीज मैं बात करना चाहूंगी, जैसे हम कहते हैं ना कि इसी चीज का लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है कि नहीं है या सस्टेनेबल है कि नहीं है, तो सबसे पहली जो मुख्य बात है वो ये है कि बायो फॉर्टिफिकेशन जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं हिडन हंगर को एड्रेस करती है ना, कि हमारे पास अगर हम लाइक हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और हमारे पास ऐसी बहुत पॉपुलेशन है जहाँ पर प्रॉपर मील अवेलेबल होना भी बहुत ज्यादा लाइक टिपिकल हो रहा है या हो सकता है, या किसी भी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कोई डिजास्टरस कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में अगर हम जैसे मान लीजिए कि हम फॉर एग्जांपल कि एक पॉपुलेशन है, कोई 10 लोग हैं, कोई जहाँ पर नहीं कोई चीज अवेलेबल हो पा रही है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो अगर हम वहाँ पर बहुत सारा ऐसा अनाज पहुँचाए जो कम न्यूट्रिशनली रिच है और उसके कंपैरिजन में थोड़ा अनाज ऐसा पहुँचाए जो ज्यादा न्यूट्रिशनली रिच है, तो इट इज लाइक कि बायो फॉर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आर सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम थिंग। इसके अलावा जनरेशनल इम्पैक्ट भी होता है इस चीज का, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी लाइक मजबूत करने में हमारा साथ देते हैं। जी जी मैम, बहुत अच्छी आपने आज जानकारी उपलब्ध कराई है हमारे दर्शकों को, और ये वाकई बहुत एक ऐसा विषय है कि इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग इस पर अवेयर हो सकें और इस चीज़ को अपना भी सकें, और ताकि हम सरकार को भी सहयोग कर सकें, और जिससे ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे लिए ही ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और आपने मैम अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much. जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।